हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। और कल मैंने आपको बताया था कि किलोवाट आवर के बारे में कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशनशिप होती है। लास्ट में मैंने बताया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे निकालें जो आपने यूज़ की हैं तो हम निकाल सकते हैं। मैंने बताया था लास्ट में कल ये बताया था कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसका मतलब कि कितने किलोवाट आवर आपने यूज़ किए हुए हैं, तो वो मैंने बताया था। उसका मेथड कि वो होगा V इन वोल्ट इंटू आई इन एम्पियर। देखिए वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा वॉट डिवाइडेड बाई 1000 तो किलोवाट इंटू टी आवर में तो किलोवाट आवर। इस तरह से हम लोग कितने आपने यूनिट यूज़ कर लिए हैं। अगर हमने कल एग्जाम्पल बताया था कि 200 वोल्ट पर अगर मैंने 10 एम्पीयर करंट को ड्रॉ किया और 10 आवर्स तक किया तो 200 इंटू 10 अपॉन 1000 जो भी आएगा उतने यूनिट आपने यूज़ कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है, कितना बिल हो गया, मान लीजिए कि एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर उसका रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट है तो जितने भी यूनिट आएंगे उससे मल्टीप्लाई करके आप लोग बिल निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा देखिए कि अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि घर में जो मीटर लगा हुआ है वो मीटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं स्लो चल रहा हो या फास्ट चल रहा हो, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मीटर फास्ट या स्लो तो नहीं चल रहा है। इसके लिए देखिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ऐसा करें कि एक घर में कोई बल्ब या कोई प्रेस ऐसी कोई चीज़ लगा दें, क्योंकि आप देखिए किलोवाट आवर मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोवाट पावर सर्किट में हो और आप उसको 1 आवर तक यूज़ करें तो 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप समझिए कि अगर मैं अपने घर में यानी सर्किट में एक ऐसा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा दूं जिसकी पावर 1 किलोवाट है या 1000 वाट है, 100 वाट के 10 बल्ब लगा दूं, या एक इलेक्ट्रिक प्रेस लगा दूं जिसकी वाटेज 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है, या 5000 बल्ब वाट के 2 बल्ब लगा दूं और उसको मैं 1 घंटे तक जलाऊं और आपकी जो मीटर रीडिंग है अगर वो एग्जैक्टली 1 यूनिट आगे बढ़ जाती है तो इसका मतलब हमारा मीटर सही चल रहा है। अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा किया कि 1 किलोवाट पावर देने के बाद उसको 1 आवर तक यूज़ किया और 1 से ज़्यादा यूनिट चली गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मीटर तेज़ चल रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने ऐसा किया कि 1 किलोवाट पावर सर्किट में दी, 1 आवर तक यूज़ किया और आपका 1 यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका आपका मीटर स्लो चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मीटर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई बल्ब है तो उस बल्ब की पावर में और उसके वोल्टेज में, उसकी करंट में क्या रिलेशनशिप होती है। हम लोग बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ ए बल्ब। आप देखिए कि बल्ब ये है, ये ग्लास का एक कवर है, इसके अंदर एक फिलामेंट है नाइक्रोम वगैरह का, ये है। अब आपने कनेक्शन लगा दिया, यहाँ पर कनेक्शन लगा दिया और आपने इसको V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज V वोल्ट। तो आप देखेंगे कि इसमें करंट फ्लो होगी I। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है इसका, ये इसका रेजिस्टेंस है R। तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I या V² अपॉन R या I² × R। तो ये तीनों फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे।
ये यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। अब आप लोग बल्ब लेके आते हैं, सब लोगों ने देखा होगा कि जब वो मार्केट से बल्ब लेके आते हैं तो उस पर कुछ लिखा होता है। जैसे मान लीजिए बल्ब पर लिखा हुआ है कि 200 वोल्ट 100 वाट, ये लिखा हुआ है बल्ब पर। अगर बल्ब पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट डैश 100 वाट, जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं उस पर आप देखिए कि इस तरह का मार्क लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको 200 वोल्ट पर यूज़ किया तो ये जो पावर लेगा, जो पावर कंज्यूम करेगा, ये होगी 100 वाट। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर ये जो डाटा गिवन है, इस डाटा से आप लोग चाहें तो इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप देखिए आपके पास फार्मूला है P/V²/R। अगर आपसे कहा जाए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा तो आप देखिए यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ करिए कि फ्रॉम P=V²/R रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये आप निकाल सकते हो। R हो जाएगा V²/P। तो R=V² का मतलब 200 × 200, देखिए वोल्टेज 200 वोल्ट था, अपॉन पावर है इसकी 100, तो रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा 400 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस बल्ब की जिस पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट डैश 100 वाट, तो उसके फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है। आप देखिए ये जो फार्मूला लिखा हुआ है मैंने R=V²/P, इससे पता लग रहा है कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जितना ज़्यादा पावर का बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। पावर बढ़ती जाएगी, और पावर ज़्यादा आप लोग लेके आए 500 वाट का बल्ब तो उसकी पावर ज़्यादा होगी पहले के मुकाबले, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा होता है, ये बात ध्यान रखने की है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि जो ये बल्ब है ये मैक्सिमम कितनी करंट को टॉलरेट कर सकता है, तो आप निकाल सकते हैं। आप देखिए आपने निकाली कि रेजिस्टेंस है 400 ओम इसका। आप देखिए जो इसकी पावर है वो है 100 वाट। तो आपके पास एक फार्मूला और भी है, वो फार्मूला है P=V×I। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल करंट है इसकी I=P/V, ये आप निकाल सकते हो। आप देखिए पावर जो है ये है 100 वाट, और जो वोल्टेज है ये है 200, तो 1/20.5 एम्पियर। इतनी मैक्सिमम करंट को ये टॉलरेट कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ पर तो ये बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। इतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी कि I² × R इतना बढ़ जाएगा कि अगर T टाइम तक आपने इसमें करंट को फ्लो कराया तो I² × R × T इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि जो ये बल्ब का फिलामेंट है ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से ये ब्रेकेज यहाँ पर हो जाएगा, टूट जाएगा ये, और इस तरह से बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो और भी फार्मूले हैं करंट को निकालने के, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कि V=IR, इससे भी आप निकाल सकते थे। अगर आप चाहें तो ये चीज़ आपने निकाली है, ये आप निकाल सकते हैं फ्रॉम V=I×R। तो I=V/R से भी निकल आएगा। V है हमारे पास 200 और रेजिस्टेंस आया 400, तो भी आप देखिए 1/20.5 एम्पियर करंट निकल गया थी। चाहे किसी तरीके से, चाहे ऐसे निकालें और चाहे ऐसे निकालें, दोनों तरह से करंट सेम निकल के आती है। तो इस तरह से अगर आपको पता है कि क्या लिखा है बल्ब पर, तो आप अगर लिखा है 200 वोल्ट 100 वाट, यानी उसका वोल्टेज किस वोल्टेज में यूज़ करना है और उसकी पावर क्या है, अगर ये पता है आप लोगों को, तो हम लोग उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस और कितनी मैक्सिमम करंट वो सहन कर सकता है उसका जो फिलामेंट है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक बात दिमाग में आती है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग कोई भी बल्ब यूज़ कर रहे हैं, आप लोग ये बल्ब लेके आए जिस पर लिखा है 200 वोल्ट 100 वाट, अचानक से आपके घर का जो वोल्टेज था वो डाउन हो गया। जब वोल्टेज डाउन हो जाएगा तो क्या पावर उसकी 100 वाट रहेगी या नहीं रहेगी?
अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप बल्ब लेके आए 200 वोल्ट 100 वाट, ये बल्ब लेके आए, आपके मेंस का जो वोल्टेज था वो डाउन होकर 100 वोल्ट रह गया, अब कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो आप देखिए कि जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो उसका रेजिस्टेंस है। फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस 400 ओम ही रहेगा, रेजिस्टेंस 400 ओम ही रहेगा। जब रेजिस्टेंस 400 ओम रहेगा तो आप देखिए कि जब आप लोग उसको 100 वोल्ट पर यूज़ करेंगे 400 ओम रेजिस्टेंस वाले फिलामेंट के बल्ब को, तो पावर जो होगी वो होगी V²/R, यानी 100 का स्क्वायर अपॉन R। तो आप देखेंगे 100 का स्क्वायर अपॉन R 25 वाट रह जाएगा। अगर आप निकाल देखेंगे तो फिर वही जो बल्ब था उसकी जो पावर होगी वो अब 100 वाट ना होकर वो जो पावर होगी वो 25 वाट रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का भी रोल होता है कि आप लोग जो बल्ब लेके आए हैं वो बल्ब कितने वोल्टेज पर जलने के लिए बना हुआ था और आप उसे किस वोल्टेज पे यूज़ कर रहे हैं, इसका भी रोल होता है कि वो कितना पावर कंजम्पशन होगा। इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे बल्ब्स अवेलेबल थे। आप लोगों ने डिफरेंट वाट के बल्ब्स थे, एक मान लीजिए 100 वाट का था, एक 60 वाट का था। ये मान लेते हैं हम लोग कि दो बल्ब हैं, एक 100 वाट का है, एक 60 वाट का है, और आप लोगों ने एक बार दोनों लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कौन से बल्ब की इल्यूमिनेंस ज़्यादा होगी, कौन सा बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा, और एक बार लगाया आप लोगों ने उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तब कौन सा बल्ब तेज़ चमकेगा, ये हमें निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इल्यूमिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इल्यूमिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। आपके पास दो बल्ब्स हैं, एक बल्ब है B1, एक बल्ब है B2। आप देखिए कि ये बल्ब जो है हमारे पास, इस पर मैंने लिखा है 200 वोल्ट 100 वाट, और यहाँ पर लिखा है 200 वोल्ट एंड 25 वाट, ये लिखा है। तो आप देखिए इसका मतलब ये हुआ, इस बल्ब के लिए मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर आप इसको V1 = 200 वोल्ट पर यूज़ करेंगे तो ये पावर कंज्यूम करेगा P1, ये होगा 100 वाट। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो बल्ब है इसको यूज़ करेंगे 200 वोल्ट पर तो जो पावर कंजम्पशन होगा P2 ये होगा 25 वाट, ये इसका मतलब हुआ। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का तो आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा R1, R = V²/P, तो V1² P1, और R2 = होगा V2² P2। आप देख रहे हैं कि सिंस V1 और V2 दोनों सेम है, इसलिए इट इम्प्लाइज दैट कि ये सेम है, तो R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो आप देखेंगे कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए R1 कम होगा और R2 ज़्यादा होगा। ये बात यहाँ से निकल के आती है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनेशन ऑफ 2 बल्ब्स। पहला है केस फर्स्ट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ए पार्ट है इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि आपके पास 2 बल्ब थे, आपने इन 2 बल्ब को लगा दिया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ये लगा दिया। सपोज़ ये बल्ब है B1 और ये बल्ब है B2। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगाकर आपने किसी भी मेंस वोल्टेज V से इसको कनेक्ट कर दिया। जब मेंस वोल्टेज V से हम कनेक्ट कर देंगे, आप देखिए ये आपने कनेक्ट कर दिया, मेंस वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया जब आप लोगों ने, तो आप देखेंगे कि यहाँ से करंट चलेगी, करंट सेम होगी, जो करंट I इसमें होगी वही करंट I इसमें होगी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब होता है, बता चुका हूँ आप लोगों को, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है, इसलिए दोनों में इलेक्ट्रिक करंट सेम होगी। जब इलेक्ट्रिक करंट सेम होगी तो यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए कि यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होगा ये होगा P1 इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन और ये होगा P2 इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो उस केस में जब करंट की वैल्यू सेम होती है तो हमें फार्मूला लगना चाहिए
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। जब करंट सेम है तो फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप देखेंगे कि यहाँ से फ्रॉम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वी हैव कि P1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट बल्ब के लिए जो पावर कंजम्पशन होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू R1, ये होगा। एंड फॉर सेकेंड बल्ब जो पावर कंजम्पशन होगा P2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होगा आई स्क्वायर इंटू R2, ये हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2, तो आप देखिए डिवाइडिंग 1/2 तो मिलेगा P1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन P2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R1 अपॉन आई स्क्वायर इंटू R2, इससे कैंसिल। देन P1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन P2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपने देखा कि P1 सिंस P1 इज ग्रेटर देन P2 तो रेजिस्टेंस R1 इज लेस देन R2, और जब R1 कम है तो आप देखिए P1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी कम होगा P2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बात निकल के आती है। तो इसका मतलब ये वो जो ब्राइटनेस है ये सेकंड बल्ब की ज़्यादा होगी। सेकंड बल्ब कौन सा है? सेकंड बल्ब ये, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, यानी 25 वाट वाला बल्ब जो होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 25 वाट B2 ये ज़्यादा होगी। जिसकी पावर कम होती है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग समझ लीजिए। जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अगर 25 वाट, 100 वाट, 60 वाट के बल्ब आपने मार्केट से परचेज़ किए और लगा दिया उनको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जो 25 वाट वाला बल्ब होगा सबसे कम पावर वाला, उसकी चमक सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। और जो सबसे ज़्यादा वाटेज वाला है 100 वाट का बल्ब, वो सबसे हल्का चमकेगा। ठीक है, आप देखिए उसके आता है बी पार्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपने इन दोनों बल्बों को लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब क्या होगा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये दो कॉमन पॉइंट हैं, इनके बीच में दो बल्ब लगे हुए हैं। ये बल्ब लगा है B1, ये बल्ब लगा है B2, ये बल्ब लगा है B1, ये बल्ब लगा है B2। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। अब आप लोगों ने ये जो कॉमन पॉइंट है इनके बीच में आपने एक बैटरी लगा दी या मेंस वोल्टेज लगा दिया और वोल्टेज लगा दिया आपने V। जब वोल्टेज V लगा दिया तो आप देखेंगे कि V वोल्टेज ही कॉमन रहेगा। आप देखेंगे V वोल्टेज इसके अक्रॉस है, V वोल्टेज इसके अक्रॉस है। हालांकि करंट जो फ्लो होगी I, वो इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2, हमें उससे मतलब है नहीं। या तो आप लोग करंट निकालें तब आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर करंट से कोई मतलब है नहीं। तो आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होगा, मान लीजिए फर्स्ट बल्ब में जो पावर कंजम्पशन हो रहा है ये मानूंगा मैं P1 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर जो हो रहा है यह है P2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब करंट सेम होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R, और जब वोल्टेज सेम होता है तो उस वक्त हम लोग फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये बात ध्यान रखने की है। तो आप देखिए कि फ्रॉम P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, फ्रॉम P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, वी हैव कि P1 in parallel combination is equal to V square upon R1, equation number 3rd, and P2 in parallel combination V square upon R2, number 4, dividing 3 by 4,
डिवाइडिंग 3/4 वी गेट, तो हो जाएगा P1 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन P2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V² अपॉन R1 डिवाइडेड बाई V² अपॉन R2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहुँचेगा ऊपर, तो देखेंगे P1 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन P2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये निकल के आती है बात, ये बात सामने निकल के आती है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए अलग बात आई थी, यहाँ पर R1 अपॉन R2 आया था और यहाँ पर R2 अपॉन R1 निकल के आता है। आप देख रहे हैं कि सिंस पावर किससे ज़्यादा थी, पहले वाले बल्ब की, P1 ग्रेटर देन P2, इसमें रेजिस्टेंस R1 लेस देन R2, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर कम, इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ सेकंड बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बात निकल के आती है। इसका उल्टा रिज़ल्ट आप देखिए हमारे पास आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राइटनेस है ज़्यादा वॉट वाले बल्ब की, किसकी, इसकी, जो 100 वॉट का बल्ब था उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है क्योंकि पावर ज़्यादा है, उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, आप लिखेंगे। तो हेंस इट इम्प्लाइज दैट कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1 ऑफ मोर पावर 100 वॉट ये ज़्यादा होगी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि भाई जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर बहुत सारे बल्ब डिफरेंट वोल्टेज के आप लगाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो जिसकी वोल्टेज सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा तेज़ चमकेगा, और जिसकी वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे धीमा जलेगा, सबसे हल्का जलेगा। अगर उन्हीं बल्ब को हम लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जिसकी वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे तेज़ चमकेगा, जिसकी वोल्टेज सबसे कम होगी वो सबसे धीमा चमकेगा, हल्का जलेगा, उसकी ब्राइटनेस कम होगी, ग्लो कम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये आता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, फंडामेंटल लॉ ना होकर ये एक जनरल बिहेवियर है मेटलिक कंडक्टर्स के लिए। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो टॉर्च का बल्ब होता है, ये उनको फॉलो नहीं करता। आप देखिए कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहीं पर ये ग्राफ अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये मेटलिक कंडक्टर का ग्राफ है, और ये ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो कहीं पर अगर स्ट्रेट लाइन, अगर कहीं पर कोई ग्राफ ऐसे आ रहा है तो ये ओमिक रेजिस्टेंस है। ये है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यह है ओमिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर V अपॉन आई ये कांस्टेंट है, जो इस ग्राफ का स्लोप है ये कांस्टेंट है। लेकिन आप देखिए टॉर्च का बल्ब या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं, जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड या ट्रायोड या ट्रांजिस्टर, उसके जो कर्व हमारे पास होते हैं, VI कर्व जो होते हैं, VI ग्राफ जो होते हैं, वहाँ पर V और I के बीच में ड्रॉ की हुई जो ग्राफ होती है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं, ये देखिए V और I के बीच में एक ग्राफ है, ये ग्राफ आता है ऐसा, यह है बल्ब ऑफ टॉर्च, बल्ब ऑफ टॉर्च। आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के
ये है पीएन जंक्शन डायोड। तो इस तरह कर्व मिलता है हम लोगों को। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग V अपॉन I निकालें हर पॉइंट के लिए तो वो कांस्टेंट नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर V अपॉन I ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो V अपॉन I है ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप देखिए जब V अपॉन I कांस्टेंट नहीं होगा तो उस केस में ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या अनोमिक रेजिस्टेंस कहेंगे। और उस केस में अगर आपको, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी करता है इसलिए डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहेंगे, अगर आपको इसका डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पोर्शन चूज करिए। जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास जो दो ग्राफ हैं इसमें मैं कोई सा भी स्ट्रेट लाइन पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन पोर्शन ले लूँगा। ये पोर्शन ले लिया मैंने, यहाँ पर ये पोर्शन ले लिया। अब इस पोर्शन के लिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यहाँ से वोल्टेज एक्सिस पर और करंट एक्सिस पर ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे इस वोल्टेज चेंज के डेल्टा V वोल्टेज चेंज के लिए यहाँ पर जो करंट में चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ डेल्टा I का। यहाँ पर वोल्टेज चेंज डेल्टा V के करस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंज है वो ये है डेल्टा I का। तो डायनामिक रेजिस्टेंस किसी भी नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वाले डिवाइस के लिए निकालेंगे तो जो होगा वो होगा R डायनामिक इजिकल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये हो आप देखिए कि इससे वोल्ट इसका एम्पियर जो ऐसे ही होगा वो इसका भी ओम ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक सेल से स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो इसके अंदर, तो उसको आप देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी।